आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हमारे साथ में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर हरेंद्र पाल सिंह राणा, जो एचपीएससी के पूर्व में मेंबर रहे हैं। और इनका जो अनुभव है वो कांग्रेस पार्टी के साथ काफ़ी जुड़ाव रहा है। काफ़ी लंबे समय तक लगातार 3 बार जिला के अध्यक्ष रहे हैं, उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं और अब वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में इनका ऊंचा स्थान है और प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में क्या कुछ अंतर है। और साथ में सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी की जो लुटिया डूबी है, खासकर हम पलवल जिले की अगर बात करें तो करना चाहेंगे पलवल जिले में जो कांग्रेस पार्टी की जो लुटिया है, जो डूबी है, उसके क्या कुछ कारण रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। जहां तक आप कह रहे हैं कि बीजेपी के संगठन और कांग्रेस के संगठन में क्या फर्क है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बीजेपी का संगठन है वह अनुशासनात्मक तरीके से चलता है और जिस व्यक्ति की जो जिम्मेवारी दे दी जाती है उस दायित्व को वो निभाता है। और दायित्व को अगर वो पूर्ण रूप से सही तरीके से अंजाम नहीं दे रहे हैं फिर उसको कार्य मुक्त भी कर दिया जाता है। और कांग्रेस पार्टी के अंदर ये देखने में आया कि वहां जो भी है वो बड़े नेताओं के केयर ऑफ वाले जो लोग होते हैं उन्हीं को दायित्व मिलते हैं। फिर दायित्व मिलने के बाद अगर दायित्व का निर्वहन सही ढंग से नहीं हो रहा है तब भी वो अपने पद पर बने रहते हैं और इस वजह से संगठन का नुकसान होता है। भाजपा पार्टी के अंदर जिस व्यक्ति के लिए जो निर्धारण कर दिया उसको वो काम करना ही होता है। और भाजपा के अंदर संगठन की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से संगठन को खड़ा किया जाता है और वो संगठन जो है वो पिरामिड शेप में होता है। ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर राज्य के अध्यक्ष, उसके बाद जिले के अध्यक्ष, फिर मंडल के अध्यक्ष और उसके बाद बूथ के अध्यक्ष। एक बात अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ कहते हैं तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो बात है वो 12 घंटे के अंदर राज्य स्तर से उतरकर जिले में आएगी, जिले से मंडल में आएगी और मंडल से वो 12 घंटे के अंदर बूथ स्तर पर भी पहुंच जाएगी। अब भाजपा ने जो संगठन इस समय बनाया, इस समय पूरे के पूरे भारतवर्ष में संगठन पर्व चल रहा है और जो संगठन बनाने की प्रक्रिया है वो इस समय अंतिम चरण में चल रही है। लगभग भाजपा के जो हमारे बूथ के अध्यक्ष बनते हैं वो बन चुके हैं, पन्ना प्रमुख बनने होते हैं वो पन्ना प्रमुख बन चुके हैं। पन्ना प्रमुख हमारे संगठन भाजपा की सबसे मूल इकाई है। जो वोट का पन्ना होता है 30 वोट इधर होती है और 30 वोट उसके पलट होती हैं। 60 वोटों के ऊपर भाजपा में एक पन्ना प्रमुख होता है और पन्ना प्रमुख की जिम्मेवारी है कि उन 60 वोटों को देखना कि कौन उनमें लोग यहाँ रहते हैं, कौन बाहर चला गया, किसी की मृत्यु तो नहीं हो गई है, कौन हमारे संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे संगठन के साथ नहीं जुड़े हुए उनको जोड़ने की बात होती है। उसके बाद पन्ना समिति। अब ये 60 लोगों में से 5 लोगों की पन्ना समिति होती है भाजपा के अंदर। तो इन 5 आदमियों का दायित्व होता है कि इन 60 आदमियों से संपर्क करें और उनको अपनी भाजपा की मुख्य धारा में लाने का अपना प्रयत्न करें। यानी कि पन्ना प्रमुख काम है। जो बूथ समिति होती है, ये जो पन्ना के जो 60 लोग होते हैं उनकी संभाल करना कि उनकी अगर कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है, उसको उसका समाधान करना और उनकी जो परेशानियां हैं उनको निपटाना और उनको इस लेवल तक तैयार करके रखना कि जब चुनाव आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करनी है। तो इसी तरह से अब कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी का बहुत लंबा आपका अनुभव है एक तरह से, और हम कहें समाज सेवा और राजनीति आपको घुट्टी में मिली है घर से। आपके पिताजी ठाकुर भरतपाल सिंह जी का बड़ा नाम होता था और उस टाइम पे तो सिवाय कांग्रेस पार्टी की और दूसरी पार्टी थी नहीं, तो आप लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में रहे। तो कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है, अब हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में काफी लंबे समय तक के तो प्रदेश के अध्यक्ष ही नहीं रहे, फिर कार्यकारी अध्यक्ष के सहारे वर्षों बिता दिए। अभी भी कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस की जिला स्तरीय या जो किसी तरह की कोई कार्यकारिणी
प्रदेश की भी नहीं है, और लेकिन आप चर्चाएं सुन रहे हैं कि जिला स्तर पर कार्यकारिणी बनाने जा रहे हैं, लेकिन कब बनेगी यह तो समय बताएगा। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी में आपने कहा कि ऊपर से थोपे हुए लोग होते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी में नीचे से चलकर जो मेहनत करने वाले कार्यकर्ता हैं उनको बढ़ावा मिलता है। जी। तो अब यहाँ हम पलवल जिले की बात करें तो पलवल जिले में पिछले चुनाव में करण सिंह दलाल जैसे दिग्गज नेता वो हारे हैं, और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी यहाँ पर हारे हैं। उनकी हार का क्या कुछ कारण रहा? देखिए, मैं जो बात कहना चाहता हूँ ये कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी का संगठन है वो संगठन बिल्कुल छिन्न भिन्न है। फरवरी 2014 में जब कांग्रेस पार्टी के जो प्रांत के अध्यक्ष है अशोक तंवर जी, उन्होंने अपनी जिले की इकाई को और जो राज्य का संगठन था उसको भंग किया था। भंग करने के बाद आज लगभग 11 साल हो गए हैं। इन 11 सालों में 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए और 3 प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल नाकामयाब रहे। ना तो वो जिले के अध्यक्ष बना पाए और ना ही वो प्रदेश कार्यकारिणी खड़ी कर पाए। और मैं ये मानता हूं कि अगर संगठन के अंदर जिला अध्यक्ष नहीं है तो संगठन की कोई भी कार्रवाई होती है वो अपूर्ण रह जाती है। जिस संगठन के पास 11 साल से अपना जिले स्तर का संगठन नहीं हो तो उससे कैसे उम्मीद करें कि वो अपने जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ा सके। यहां कांग्रेस के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि जो भी नेता, चाहे वो चीफ मिनिस्टर बन गए हो, चाहे वो पीसीसी के प्रेसिडेंट रहे हो, चाहे केंद्र में वजीर रहे हो, उनके राज्य स्तर पर अपने धड़े होते हैं और उन धड़ों को दिल्ली की जो कांग्रेस हाई कमांड है वो उनको जीवित कर कर रखती है। सुबह उसको ज्यादा वजन दे दिया, दोपहर को दूसरे धड़े को दे दिया, शाम के टाइम तीसरे धड़े को वजन दे दिया। तो उनको तो ये लगता है कि 3-4 धड़े जो प्रदेश में बने हुए हैं हमारे पास तो वो सब के सब आते हैं, आपस में वो लड़ रहे हैं तो उनको लड़ने दो। वही अंग्रेजी वाली रीत है उनकी कि इनको लड़ने दो, फूट पड़ने दो और डिवाइडेड इनको रहने दो। उस रीति पे ये कांग्रेस संगठन काम करता है, जिसका नतीजा आज ये हुआ। आप कह रहे हो कि पलवल जिले में जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे और अपने समय के जो दिग्गज रहे, आप ये देखिए वो हारे कि नहीं हारे। पलवल के अंदर जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे करण सिंह दलाल, वो अपने जीवन की सबसे बड़ी हार जो थी, और पलवल के जो विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अब की बार 34,000 वोटों से जो जीत हासिल की, ये पलवल का रिकॉर्ड है। एक तो उनकी जो राजनीतिक आतंकवाद की जो नीति रही उसका कारण था, दूसरा कांग्रेस का संगठन ना होना, ये एक मेरे ख्याल से मूल कारण रहा है। कंवर साहब, हमने देखा है कि आप जिले के अध्यक्ष हुआ करते थे। उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी का जो संगठन कहें तो कांग्रेस यहाँ पर मजबूत दिखाई देती थी, लेकिन उसके बाद से कांग्रेस पार्टी में एंट्री होती है करण दलाल की। करण सिंह दलाल ने आने के तुरंत बाद ही कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया, और एक तरह से धीरे 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 करके और करण कांग्रेस यहाँ पर हो गई और कांग्रेस पार्टी का एक तरह से समापन हो गया, और उसके बाद आपने भी अंततः कांग्रेस पार्टी को अलविदा कर दिया। तो ये जो गुटबाजी रही है, एक तरह से पार्टी संगठन को खत्म कर देना और केवल अपना वर्चस्व बना के रखना, क्या ये हार का कारण रही क्या? देखिए, मैं जब कांग्रेस पार्टी में था, मैं एनएसयूआई में रहा, यूथ कांग्रेस का हरियाणा का मैं लगभग 8 साल प्रदेश का महासचिव रहा, और उसके बाद जो प्रदेश कार्य समिति होती है उसका लगभग 18-20 साल उसका सदस्य रहा, और 3 बार मैं कांग्रेस का यहाँ जिला अध्यक्ष रहा। तो अगर 2 तरह की बात होती है, कुछ लोग तो कांग्रेस में होते हैं, कुछ के अंदर कांग्रेस होती है। अगर आप संगठन में काम कर रहे हैं और संगठन को आप बढ़िया तरीके से आत्मसात करते हुए पार्टी की रीति नीति पर काम करते हैं तो आप संगठन के सच्चे सिपाही हैं, और संगठन को आप पीछे बना के रखें और अपनी जो प्राथमिकता है उनको संगठन से आगे रखें, तो फिर संगठन का मूल रूप से नाश होना बड़ा आवश्यक है। और जैसा कि आप कह रहे, पलवल में ऐसा ही हुआ, संगठन को पीछे कर दिया गया और जो व्यक्तिवाद था, व्यक्तिवाद को आगे करते हुए
संगठन का यहाँ पर मूल रूप से यहाँ पर वो समाप्त और होने की कगार पे रहा। मुझे एक बात बताइए, पलवल के अंदर कांग्रेस पार्टी के संगठन में और भी बहुत लोग काम करते थे, एनएसयूआई में काम करते थे, यूथ कांग्रेस में काम करते थे, और वो आज उनका अस्तित्व क्या है? उनके अस्तित्व को एक सोची समझी षड्यंत्र चाल के अंतर उनको समाप्त कर दिया गया, उनको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया गया। मैं ये कहता हूं, किसी भी राजनीतिक दल में, चाहे कोई सा भी दल है, अगर कोई नौजवान छात्र संगठन में काम कर रहा है या युवा विंग में काम कर रहा है, तो जो कुछ उसने छात्र संगठन में सीखा या युवा विंग में सीखा, उसका भरपूर लाभ उनको बड़े संगठन में उसको उपयोग करना चाहिए। यहाँ ये होता हुआ इस कांग्रेस में कि जो छात्र संगठन में काम किया, यूथ कांग्रेस में काम किया, अगर वो लोकल नेता की उनको उनके हक में नहीं आ रहे हैं, उनके तरीके से काम नहीं कर रहे, तो उनको ठिकाने लगा दिया गया, और जो कुछ भी उन्होंने उस संगठन में सीखा था उसका लाभ बड़े संगठन को नहीं मिला। और पलवल में जो यहाँ हार का कारण रहा है कांग्रेस का, यही एक मूल कारण रहा कि यहाँ जो उभरते हुए और लोग थे, उनका जो प्रतिभा थी उसको बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया और उनको उभरने का मौका नहीं मिला। तो कंवर साहब, भाजपा और कांग्रेस पार्टी के जो संगठन में आपने मुख्य रूप से आपने भेद बता ही दिया है। अब हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी से आप भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अब हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि कुछ कहीं ना कहीं कुछ गुटबाजी है नेताओं के बीच में। क्या मानना है आपका? कि मैं ऐसा समझता हूं, देखिए, जब बहुत सारे लोग किसी राजनीतिक दल में काम करते हैं या किसी सामाजिक संगठन में भी काम करते हैं, तो मतभेद होना स्वाभाविक है। परंतु मैं ये समझता हूं, भाजपा संगठन में एक खासियत की बात है, यहाँ अनुशासन की बात होती है, और यहाँ जो व्यक्तिगतवाद है, या जो अपनी हमारी व्यक्तिगत इच्छाएं हो सकती हैं, उनको इतनी प्राथमिकता नहीं मिलती है जितनी कि संगठन के काम को मिलती है। यहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ कांग्रेस की तरफ केयर ऑफ का कोई मतलब नहीं है। जो आदमी काम करेगा उसका काम बोलेगा, और काम के अनुरूप ही उसको संगठन में यहाँ जिम्मेवारी दी जाती है। कंवर साहब, हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के अंदर कोई भेद नहीं है, वो पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन कुछ जो बड़े नेता हैं उनका कुछ जो अहम है, उनके अहम के कारण से कार्यकर्ताओं में धर्म संकट होता है कि हम कृष्णपाल गुर्जर हैं जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, सांसद हैं फरीदाबाद लोकसभा सीट से, और यहाँ पर राज्य मंत्री हैं गौरव गौतम। तो कार्यकर्ताओं में एक तरह से धर्म संकट रहता है कि हम गौरव गौतम के कार्यक्रम में जाएं या कृष्णपाल गुर्जर के कार्यक्रम में जाएं। देखिए, कृष्णपाल गुर्जर जी जो हैं हमारे इस इलाके के बहुत पुराने वाहिद लीडर हैं, और भाजपा पार्टी के अंदर या भाजपा सरकार के अंदर उनका एक बहुत बड़ा कद है, और उनका तजुर्बा है, अनुभव है। उस आधार पर हजारों हजारों लाखों लाख कार्यकर्ता उनसे जुड़ा हुआ है, और मैं समझता हूं कि वो सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की एक क्षमता भी रखते हैं, और वो ऐसा करते भी हैं। और जहां तक आप गौरव गौतम जी की बात कह रहे हैं, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर युवा मोर्चे में काम किया है, संगठन में उनका अनुभव है, और ईश्वर की बड़ी कृपा रही, पार्टी की बड़ी कृपा रही, एक मात्र 36 साल की उम्र में उनको टिकट मिला, लोगों का बड़ा प्यार रहा, उनको जिताया उन्होंने, 34,000 वोटों से जीते, और पार्टी ने उनको मंत्री बनाकर एक बहुत कम उम्र में एक बड़ी भारी जिम्मेवारी दी है। और ये जो जिम्मेवारी है, ये हमारे पलवल इलाके के लिए बड़े गौरव की बात भी है, और मैं समझता हूं कि जो वो मंत्री बने हैं उसका फायदा हमको पलवल को भी मिलेगा। और निश्चित तौर पर हम जो पलवल विकास के क्षेत्र में और मायनों में पीछे रह जाते हैं, और विधानसभा क्षेत्रों से पीछे रह जाते हैं कई बार, तो मुझे लगता है गौरव गौतम जी के मंत्री बनने के बाद अब पलवल भी किसी तरीके से विकास के कार्यों में पीछे नहीं रहेगा। और दोनों जो नेता हैं ये वरिष्ठ नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं, और सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर मिलाकर चलने का पूरा अपना ये काम कर रहे हैं। तो ये जो गुटबाजी दिखाई देने लगी है,
सुना तो ऐसा भी जाता है कि कार्यकर्ताओं की लिस्टें बनाई जा रही है, कौन किसके साथ है, कौन हमारे साथ है। तो अगर ऐसा रहा तो क्या कांग्रेस पार्टी का जो हाल हुआ ऐसा तो नहीं हो जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई लिस्टें बन रही हैं। और मैं जहां तक जानता हूं, जितने भी हमारे वरिष्ठ साथी हैं जो भाजपा की सक्रिय राजनीति करते हैं, वह कृष्णपाल जी के साथ भी खूब डटकर काम करते हैं। और जहां तक हमारे कृष्ण गौरव गौतम जी की बात है, या हमारे और एमएलए साहिबान की बात है, सब मिलजुल कर एक परिवार की तरह काम करते हैं। और उसी का ये फल है कि जो भी चुनाव आज भाजपा पार्टी लड़ती है, उस चुनाव को हम डट कर जीत रहे हैं। कंवर साहब, अब आते हैं हम मुख्यमंत्री जी की बात। 6 तारीख को पलवल के अनाज मंडी में मुख्यमंत्री जी की जनसभा होनी है। तो पलवल के लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं, और क्या कुछ पिटारा यहाँ पलवल के लोगों के लिए खोल कर जा सकते हैं सैनी साहब? देखिए, सैनी साहब जब से दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो प्रदेश भर में विधानसभाओं में जा जाकर अपने धन्यवाद के दौरे कर रहे हैं। हमारे पलवल जिले में वो होडल के अंदर ये कार्यक्रम कर चुके हैं। और इस आगामी 6 जून को हमारे पलवल के जो विधायक हैं और हरियाणा सरकार में जो खेल मंत्री हैं गौरव गौतम जी, उनके आमंत्रण पर वो पलवल में अनाज मंडी में आ रहे हैं। और मैं जो समझता हूं कि जब प्रदेश के मुखिया किसी विधानसभा में आते हैं, तो उस विधानसभा की जो भी प्रमुख मांगे होती हैं, वो उनको 10-15 दिन पहले दे दी जाती हैं। और वो उसकी फीजिबिलिटी चेक कराकर आते हैं यहाँ पर। और इस इलाके के लिए जो भी ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होते हैं जिससे यहाँ के इलाके का विकास होगा, लोगों को फायदा होगा, उन योजनाओं को प्रारंभ करने की, शिलान्यास करने की घोषणा करके जाते हैं। और जहां तक मैं समझता हूं कि जो 6 तारीख का मुख्यमंत्री जी का जो आगमन होगा, पलवल विधानसभा के लिए एक बहुत बड़ा वरदान होने के लिए जा रहा है। हमें लगता है कि करोड़ों रुपए की घोषणाएं, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, ऐसी योजनाएं, परियोजनाएं इस क्षेत्र के लिए मिलने जा रही हैं जो हम सालों सालों से इंतजार कर रहे थे। और ये योजनाएं जो होंगी पलवल के विकास में ऐसे पंख लगाएंगी कि पलवल जो है और विधानसभाओं से किसी प्रकार से भी पीछे नहीं रहेगा। आज हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री गौरव गौतम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और लोगों को निमंत्रण दिया है, पत्रकार साथियों को भी उन्होंने कहा है। लेकिन वहाँ पर दो चीज़ें उनके मुखारबिन से निकली। एक तो ये है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम की यहाँ पर घोषणा हो सकती है। दूसरा, एक कनेक्टिविटी को लेकर के उन्होंने कहा है कि एक पलवल में सड़कों का एक बड़ा जाल बिछाया जाएगा। क्या कुछ हो सकता है? देखिए, वैसे तो मुख्यमंत्री जी आएंगे, अपने मुखारबिन से वही इन घोषणाओं को करेंगे। पर मैं भी ये समझता हूं कि ऐसी ऐसी चीजें होने जा रही हैं, जैसे हमारा पलवल के अंदर जो हमारा इस समय स्टेडियम बना हुआ है, सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, उसमें इंडोर स्टेडियम बना हुआ है। मैं समझता हूँ कि 4.5 करोड़ के करीब तो उसके लिए आए हैं, जो एयर कंडीशनिंग अब उसकी होनी है। और 4.5 करोड़ के लगभग जो मौजूदा स्पोर्ट्स ग्राउंड है हमारा सुभाष चंद्र स्टेडियम का, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बनने जा रहे हैं। चाहे वो बैडमिंटन का कोर्ट है, चाहे बास्केटबॉल का कोर्ट है, चाहे टेनिस का कोर्ट है, वो लगभग 4.5 करोड़ रुपए की लागत से होने जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि अगले 5-6 महीने में जो हमारा इंडोर स्टेडियम है और सुभाष चंद्र स्टेडियम है, इसकी बहुत बड़ी काया पलट होने के लिए जा रही है, जो हमारे इस क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी वरदान साबित होगी। और जैसा कि खेल मंत्री अब हमारे पलवल के ही हैं, जिन स्कूलों ने भी या जिन संस्थाओं ने भी यहाँ खेल नर्सरियों की मांग की है, उनको वो खेल नर्सरियां अलॉट की जा रही हैं। और खुद गौरव गौतम जी ने खुद पर्सनल तौर पर इंटरेस्ट लेते हुए जो भी हमारे पलवल शहर के अंदर धर्मशालाएं हैं, उनसे भी उन्होंने कहा है कि किस तरीके की खेल नर्सरी हम आपके धर्मशालाओं में या भवन में प्रारंभ कर सकते हैं, वो भी उन्होंने रखा है। और लोगों ने अपनी जो सुविधा अनुसार अपनी जो मांगे हैं उन तक पहुंचाई हैं। मैं ये समझता हूं कि वो खेल मंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी के विश्वास पात्र हैं, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी के इस आगमन पर निश्चित तौर पर खेल जगत के लिए पलवल के अंदर कोई ऐसा विशाल प्रोजेक्ट अवश्य आएगा, जिससे कि पलवल भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल खेल के मैदान में यहाँ पलवल का भी नाम होगा, ऐसा मैं समझता हूँ।
कनेक्टिविटी की बात आई थी कि रेलवे जो लाइन है पलवल, मतलब देश की जो सबसे बड़ी जो भारतीय रेल लाइन है वो पलवल से होकर के गुजरती है वर्षों से। इसके अलावा केजीपी और केएमपी बनाया गया, उससे बेहतर कनेक्टिविटी हुई। और उसके बाद में फिर मुंबई वडोदरा रेलवे कॉरिडोर है यहाँ पे शुरू हुआ है, फ्रेट कॉरिडोर यहाँ पर शुरू हुआ है। तो इसके अलावा भी अब और ऐसा कौन सा सड़कों का जो जाल बिछने जा रहा है जिसका इशारा राज्य मंत्री गौरव गौतम ने किया है? देखिए, हम मुझे जो लगता है कि पलवल के अंदर एक जाम की बड़ी भारी समस्या है, और जो लोग दिल्ली से आते हैं और वो सोना रोड पर जाना चाहते हैं, हतीन रोड पर जाना चाहते हैं, नूर रोड पर जाना चाहते हैं, वो सेक्टर 2 में से होकर निकलते हैं। और सेक्टर 2 है जो इस समय एक बाईपास बन के रह गया है। अगर 100 गाड़ी सेक्टर 2 में से निकल रही हैं तो 10 गाड़ी सेक्टर की होती है और 90 गाड़ी होती है जो इन रोडों को क्रॉस कर कर पार जाना चाहती हैं। तो मैंने भी गौरव गौतम जी से काफी दिन पहले एक चर्चा हुई थी, तो मैंने भी उनके आगे सुझाव रखा था कि किसी प्रकार से जो हमारा 2021 का एक प्लान था, लगभग वो 2000 सन के आसपास की बात होगी, 2021 के प्लान में एक चीज रखी गई थी कि बघौला का जो मीरापुर है वहां से एक बाईपास शुरू हो और वो बामनी खेड़े जाकर लगे। तो वो जो रोड है वो सोना रोड को भी क्रॉस करेगा, वो हतीन रोड को भी क्रॉस करेगा, वो नूह रोड को भी क्रॉस करेगा। अब इन तीनों शहरों से जो लोग होडल जाना चाहते हैं या फरीदाबाद की तरफ जाना चाहते हैं, वो पलवल शहर को तंग करते हुए निकलते हैं। अगर ये मीरापुर से लेकर बामनी खेड़ा तक का बाईपास इस तरीके से निकल जाता है तो तीनों रोडों का जो ट्रैफिक है या बल्लमगढ़ से आने वाला ट्रैफिक वो शहर में ना आकर वहीं बाईपास से निकल जाएगा। तो पलवल के अंदर जो समस्या है जाम की, उसको बहुत बड़ी निजात मिलेगी। और जो सेक्टर 2 जो एक किस्म से इस समय एन रूट बाईपास बना हुआ है वो भी समाप्त हो जाएगा और पलवल एक समस्या से निजात इसको मिल जाएगी। दूसरा एक सुझाव ये भी रहा कि जैसे हम अलीगढ़ से आते हैं तो अलीगढ़ से आके हम पलवल में आते हैं, तो पलवल से फिर हमें चाहे दिल्ली जाना हो चाहे हमें फिर होडल की तरफ जाना हो, हालांकि अब तो वो केजी पर भी चढ़ा जा सकता है पेलक से, परंतु अगर शहर की तरफ आते हैं तो वो भी एक जाम की समस्या बनता है, कोई ट्रैफिक आता है। तो उसमें एक बात ये बड़ी बढ़िया हो सकती है कि जो आगरा कनाल है ये ओखला से चलती है और ओखला से अब ये 4 लेनिंग होते हुए बल्लमगढ़ तक आ गई है। और इस बल्लमगढ़ से इस 4 लेनिंग को लेते हुए हम इसको अलीगढ़ रोड पर ले आए, जो अलीगढ़ की हमारी किटवाड़ी से यहां से निकलती है और ये पलवल की सीमा में होते हुए बल्लमगढ़ की होडल की तरफ चली जाए। तो जो ट्रैफिक हमारा अलीगढ़ की तरफ से आ रहा है, टप्पल की तरफ से आ रहा है और पलवल शहर में आना चाहता है या बल्लमगढ़ जाना चाहता है, फरीदाबाद दिल्ली जाना चाहता है, तो वो पलवल में ना आकर ही किटवाड़ी पुल पर आकर जो नहर का पुस्ता पक्का होगा उससे चाहे वो होडल की तरफ चले जाए चाहे वो दिल्ली की तरफ चले जाए, तो वो ट्रैफिक भी पलवल में नहीं आएगा। इससे भी एक बहुत बड़ी जो ट्रैफिक की समस्या उससे हमें निजात मिलेगी। और मैं समझता हूं कि ये मांगे हमारी जो है बड़ी गंभीर मांगे हैं और ये इनका पूरा होना बड़ा आवश्यक है और मुझे पूर्ण विश्वास है ये पूरी भी हमारी अवश्य होगी। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर कंवर हरेंद्र पाल सिंह राणा, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इन्होंने बात की है कांग्रेस पार्टी के संगठन की और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात की है, और संगठन में किस तरह से कोई भेदभाव है या गुटबाजी है, किस तरह से नुकसानदायक साबित होती है, उसका जिक्र किया। साथ ही साथ जो 6 जून को मुख्यमंत्री जी यहाँ पलवल की अनाज मंडी में जनसभा को संबोधित करने के आ रहे हैं, तो उसको लेकर के इन्होंने एक अनुमान लगाया है कि सीएम साहब यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर कोई ऐसा प्रकल्प देकर के जाएंगे और बड़ी योजनाओं का यहाँ पर पिटारा खोल सकते हैं जिससे पलवल का विकास जो बढ़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने कनेक्टिविटी की जो बातें, जो चर्चा काफ़ी दिन से हो रही थी, उसमें भी एक बड़ा एक मुकाम यहाँ पर पलवल के लोगों को मिल सकता है। उसमें इनका कहना है कि मीरापुर बघौला से बाईपास निकलते हुए अगर
बामनी खेड़ा तक अगर कोई रोड निकाला जाए तो उसका बहुत फायदा पलवल के लोगों को होगा, और दिल्ली और मथुरा और आगरा जाने वाले लोगों को भी इसका खासा लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ इनका कहना है कि अलीगढ़, क्योंकि अब जेवर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, तो अलीगढ़ रोड पर भी लोगों की आवाजाही है बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसको लेकर के इन्होंने जो ओखला से आगरा कैनाल जो निकलती है उस और उसका जो सड़क का जो ढांचा है उसको अगर मजबूत किया जाए, उसका इस्तेमाल किया जाए, तो उसका लाभ भी पलवल के लोगों को मिलेगा, और उसके बाद पलवल के विकास में चार चांद अवश्य लगेंगे। पंजाब केसरी टीवी, गुरुदत्त गर्ग, पलवल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।